फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। एक मुस्कान जो लाखों दिलों की धड़कन बन गई। एक अदा जिसे दुनिया ने नाम दिया मिस्ट्री गर्ल। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द था, कितनी तन्हाई थी और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। आज बातें फिल्मी दुनिया की पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी जिंदगी की कहानी जो सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, एक एहसास की कहानी है। ये कहानी है मशहूर अभिनेत्री साधना की। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। नमस्कार, दिस इज मी तरुण व्यास। डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में। बीवी का टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज किसकी बायोग्राफी ये आपके सामने, आपको ओरिजिनली ओपनिंग से तो मालूम चल ही गया। तो आज है मिस्टीरियस गर्ल यानी साधना। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने छोटे से करियर में हासिल किया बड़ा मकाम। एक ऐसी अदाकारा जिनकी हर अदा को किया लोगों ने सलाम। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने फैशन को दिया एक नया मकाम। खूबसूरत आंखें, दिलकश मुस्कान, स्टारडम ऐसा कि हर किसी के दिल की बन गई वो कामना। She is none other than mystery girl साधना। और कैसे होती है कोई इसे पहचानता है? कौन हो तुम? कोई नहीं। प्रेम संदेशा मैं और उस बंदर को भेजूंगी। मेरे महबूब, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे। तुम आदमी नहीं शैतान हो। साथ ही वही है इंस्पेक्टर जो मुसीबत में साथ दे। ए मिस्टर, लड़की को देखते ही आजकल के सड़क छाप मंचलों की गाड़ी खराब हो जाती है। कि दिल अभी नहीं भरा। साधना का जन्म हुआ था 2 सितंबर सन 1941। जगह कराची, सिंध, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम था शिवराम शिवदासानी और माँ लाली देवी शिवदासानी। साधना के एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था सरला शिवदासानी। और साधना के बचपन के नाम की बात करें तो वो था अंजलि। लेकिन इनके पिताजी बंगाली अभिनेत्री साधना बोस के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने अपनी सुंदर सी बेटी अंजलि का नाम फिर अंजलि से बदलकर साधना रख दिया। और जब अंजलि यानी साधना 6-7 साल की थी तब भारत के विभाजन का वक्त आया। उस वक्त इनका परिवार कराची से फिर बॉम्बे यानी मुंबई चला आया, क्योंकि उस वक्त साधना के चाचा हरीश शिवदासानी भी बंबई आ चुके थे। वो एक अभिनेता थे और इनकी एक बेटी भी थी बबीता, जो आगे चलकर फिल्म अभिनेत्री बनी थी। अब कराची से आने के बाद साधना के परिवार का नया ठिकाना हो गया मुंबई का सायन इलाका और बहुत ही साधारण तरीके से ये वहाँ रहने लगे। इनके पिताजी ने घर चलाने के लिए पास ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, लेकिन माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए इनकी माँ लाली देवी घर में ही पढ़ाया करती थी। जब तक साधना 8 साल की हुई थी तब तक घर में ही पढ़ा करती थी। लेकिन जब साधना का परिवार बंबई में पूरी तरह से सेट हो गया तो इनकी माँ इन्हें स्कूल में एडमिशन करवाने पहुंची। लेकिन जब प्रिंसिपल को पता चला कि साधना अब से पहले कभी स्कूल गई ही नहीं तो वो बड़ी नाराज हुई और बोल पड़ी, इतनी बड़ी बच्ची पहली क्लास में पढ़ेगी तो इसको बहुत शर्म आएगी। तुमने अब तक इसे स्कूल क्यों नहीं भेजा? कैसी माँ हो तुम? तब लाली देवी ने कहा कि हम जिस हालात से गुजरे हैं वो बड़ा ही भयानक था और मैं खुद एक टीचर हूँ और साधना को मैंने घर पर ही पढ़ाया है। आप एक बार इसका टेस्ट ले लीजिए। तब जाकर प्रिंसिपल नॉर्मल हुई और जब टेस्ट हुआ तो प्रिंसिपल हैरान हो गई और वो इनकी माँ को कहने लगी, साधना इज वेरी ब्रिलियंट गर्ल। इस लड़की को तो बहुत कुछ आता है। इसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में नहीं, इसका तो सीधा 5वीं क्लास
यानी 5th में होगा। इस तरह साधना का वडाला के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो गया। साधना पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और साथ ही साथ स्कूल की अदर एक्टिविटीज में भी वो पार्ट लिया करती थी। स्कूल में जब भी डांस और ड्रामा होता तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती। और जब साधना थोड़ी सी बड़ी हुई तो उन्हें अपने पिता का हाथ बटाने का ख्याल आने लगा और इसीलिए फिर वो कोलाबा में टाइपिस्ट की पार्ट टाइम जॉब करने लगी, यानी टाइपिस्ट बन गई। इससे इन्हें 2 फायदे हुए, एक तो अर्निंग होने लगी और दूसरा इन्हें बाहर नाटकों का हिस्सा बनने का मौका भी मिलने लगा। उस समय साधना ने 2 ड्रामा में काम किया था। पहला नाटक था औरत का इत्र और दूसरा मान न मान। इन नाटकों में साधना की बड़ी तारीफ हुई थी। साधना दूसरी लड़कियों से हमेशा से अलग ही नजर आती थी क्योंकि लंबी थी, खूबसूरत थी और बहुत ज्यादा गोरी थी। और उनका एक सपना भी था अभिनेत्री बनने का, क्योंकि नाटकों में वो अभिनय किया करती थी और उनका फिल्मों में काम करने का सपना इस तरह सच होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन स्कूल में आए फिल्म कंपनी वाले, उन्हें अपनी एक फिल्म में एक गीत में बैकग्राउंड में कुछ लड़कियों की आवश्यकता थी जो कि अभिनेत्री के पीछे डांस करेंगी। सिलेक्शन में साधना भी पहुंच गई और आखिर हुआ वही जो साधना चाहती थी। साधना का उस गाने के लिए बैकग्राउंड डांसर्स के रूप में सिलेक्शन हो गया। जिस गाने में इन्हें डांस करना था वो गाना था राज कपूर की जानी मानी फिल्म श्री 420 का गीत और इन्हें अभिनेत्री नादिरा के साथ डांस करना था और अगले ही दिन ये गाना शूट होना था। साधना बहुत खुश हो गई और उन्होंने अपने माता पिता को बिना बताए ही फिल्म की शूटिंग पर जाने का फैसला कर लिया। वो ये जानती थी कि अगर पिताजी से कहूँगी तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन उनके मन में ये भी डर था क्या पता वो मना कर दें, तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और आखिरकार वो बिना बताए फिर अगले दिन सहेलियों के साथ उस शूटिंग पर पहुंच गई। लेकिन वहां इनका सामना हुआ चाचा जी से, हरी शिवदासानी। वो भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही साधना को देखा तो मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। उनका ये मानना था कि शायद ये अपनी सहेलियों के साथ इस फिल्म की शूटिंग देखने आई है। और इस तरह इस गाने में बैकग्राउंड डांसर्स के रूप में नजर आई साधना। गीत के बोल थे मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। अब साधना की स्कूली शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब कॉलेज की बारी थी। जय हिंद कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। जब साधना कॉलेज में थी तब उन दिनों एक सिंधी निर्माता मुंबई में एक सिंधी फिल्म बनाने की सोच रहे थे। फिल्म का नाम था अबाना। अबाना का मतलब होता है पुश्तैनी मकान या ठिकाना। ये सिंधी फिल्म भारत के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित थी। साधना को जब इस सिंधी फिल्म का पता चला तो उन्होंने अपने कुछ फोटोग्राफ्स फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भिजवा दिए और फिर हुआ वही जो नियति को मंजूर था। साधना का इस फिल्म में सिलेक्शन हो गया। इस सिंधी फिल्म में एक्ट्रेस शीला रमानी मेन भूमिका में थी और छोटी बहन का खास रोल मिला साधना को। और यहाँ ये भी गौरतलब है कि इस फिल्म के लिए साधना को जो फीस दी गई थी वो थी 1 रुपया। साधना शीला रमानी के साथ काम करके बड़ी खुश हो रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन साधना ने शीला रमानी से ऑटोग्राफ मांगा। तब शीला रमानी ने कहा, आज तुम मेरा ऑटोग्राफ मांग रही हो, एक दिन देखना ये जमाना तुम्हारा ऑटोग्राफ मांगेगा, तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। साधना उस वक्त इस बात पर मुस्कुराकर रह गई। और फिर फिल्म अबाना जब रिलीज हुई तो बहुत ही सफल फिल्म साबित हुई और इस फिल्म की हर तरफ चर्चा होने लगी। तो ही तो असांखे आदत पे ॾिनो है, तो ही तो असांजी देखभाल कई है। और फिर स्क्रीन मैगजीन में साधना की एक फोटो भी छप गई और उस फोटो पर नजर पड़ी फिल्माले स्टूडियो के मालिक शशधर मुखर्जी की। उन्हें साधना बहुत पसंद आई और इसीलिए अब साधना को उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी से जुड़ने का ऑफर दे दिया। साधना इस बात से बड़ी खुश हुई और तुरंत इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और ये फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट फिल्मालय कंपनी बॉम्बे की तरफ से।
और साधना को 750 रुपए महीने की सैलरी पर अभिनेत्री के तौर पर शशधर मुखर्जी ने फिल्मालय में नौकरी दे दी। मुझे इस फिल्म कॉन्ट्रैक्ट मिलने की सबसे ज्यादा खुशी हुई है। उस समय के हिसाब से साधना के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था और इस तरह इनका फिल्मों में आने का सपना भी सच हो रहा था। वहीं शशधर मुखर्जी अपने बेटे जॉय मुखर्जी को फिल्मों में लॉन्च करना चाह रहे थे और अपने बेटे के लिए हीरोइन के रूप में साधना उन्हें सबसे बेस्ट लगी थी। इस तरह अब साधना सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई। फिल्म का नाम था लव इन शिमला और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त के युवा निर्देशक R.K. नैयर। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, पर बात यहां पर आकर अटक गई कि साधना का रंग तो संगमरमरी सफेद था और इसी कारण इनका चौड़ा लिलाट ज्यादा ही उभर कर आता था। काफी हेयर स्टाइल चेंज करने के बाद आखिरकार बात आकर रुकी हेयर कट पर। साधना का हेयर कट चेंज करने का सोचा गया और फाइनली उन्हें मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपनबर्ग की तरह हेयर कट दे दिया गया। आपने मेरे बाल क्यों काट दिए? और साधना का नया लुक सबके सामने आया। साधना इस लुक में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उन्हें जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। इस लुक को बनाने में R.K. नैयर की सबसे बड़ी भूमिका रही थी और वो तो पहली बार में ही साधना को देखकर अपना दिल दे चुके थे। साधना के साथ काम करते करते उनकी खूबसूरती को देखकर वो अक्सर यही सोचा करते थे कि मेरी जीवन साथी होगी तो सिर्फ साधना ही होगी। साल 1960 में रिलीज हुई लव इन शिमला बड़ी कामयाब फिल्म साबित हुई। साधना पहली फिल्म से ही लोगों के बीच फेमस हो गई। उनकी खूबसूरती के सब कायल हो गए। अभी से लोग कह रहे हैं कि मेरी ऐसी खूबसूरत लड़की आज तक स्क्रीन पर कभी नहीं देखी गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान साधना से विमल रॉय भी काफी इम्प्रेस हो गए थे। विमल रॉय ने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस नूतन की छवि देखी थी साधना में और फिर उन्हें फिल्म परख में इसीलिए साइन कर लिया। इस फिल्म के लिए साधना को अपना हेयर स्टाइल चेंज करना पड़ा। फिल्म परख में साधना ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी और इस फिल्म का गीत ओ सजना बरखा बहार आई बहुत ही हिट साबित हुआ। इसके बाद विमल रॉय ने प्रेम पत्र के लिए भी साधना को साइन कर लिया। यहाँ साधना के अभिनय की भी काफी तारीफ हुई क्योंकि तीनों ही फिल्मों में इनके अलग अलग तरह के किरदार थे और वो तीनों ही किरदार इन्होंने बखूबी निभाए थे। इन फिल्मों के बाद साधना अब नजर आई देव आनंद के साथ। फिल्म का नाम हम दोनों। ये फिल्म 1961 की एक हिट फिल्म साबित हुई। साधना का फिल्मी सफर अब ऊंचाइयों पर दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इसी फिल्म का एक गीत सुपर हिट रहा। गीत के बोल थे अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। कि दिल अभी भरा नहीं। छोड़ दो मुझे। मैंने तुमसे प्यार मांगा था, तुमने मुझे बदनामी दी। इस फिल्म के बाद साधना की दीवानगी लोगों में और बढ़ती चली गई। लोग साधना की एक झलक पाने को बेकरार हो जाते थे। एक दिन साधना अपनी फ्रेंड के साथ एक साड़ी के शोरूम में शॉपिंग करने चली गई। कुछ ही देर हुई थी कि शोरूम के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो सभी लोग अंदर की ओर झांक रहे थे। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, बाद में पता चला कि वो सभी लोग साधना की एक झलक पाना चाहते थे। शोरूम को अंदर से बंद करना पड़ा और तुरंत पुलिस को बुलवाया गया क्योंकि भीड़ की दीवानगी बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस वालों ने साधना को पीछे के गेट से निकलवा कर उनकी गाड़ी में बिठाया और रवाना किया। ऐसी दीवानगी थी साधना के फैंस की। साधना के पास फिल्मों की अब लाइन लग चुकी थी। एक तो उनकी हिट होती हुई फिल्में और दूसरा अभिनय की जादूगरी, दोनों ने ही कमाल कर दिया। 1962 के साल में देवानंद के साथ एक और फिल्म आई असली नकली। मैं जानती थी इतना सुख मेरे भाग में नहीं है। इस फिल्म के सारे गाने हिट साबित हुए। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, तेरा मेरा प्यार अमर, वहीं राज खोसला ने इन्हें जॉय मुखर्जी के साथ एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर लाकर दिखा दिया। फिल्म का नाम एक मुसाफिर एक हसीना।
एच.एस. रवेल अपनी फिल्म मेरे महबूब में भी साधना को लेना चाहते थे, पर साधना के पास वक्त ही नहीं था। इसीलिए रवेल साहब ने 8 महीने साधना का इंतजार किया और तब जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में साधना का एक मुस्लिम महिला का किरदार था और इसीलिए साधना ने कुछ वैसा ही लुक किया और बालों को पिन से पीछे की तरफ बांधकर एकदम साधारण सा लुक अपने हेयर स्टाइल को दे दिया। जब एच.एस. रवेल साहब ने साधना को ऐसे देखा तो वो पूछ बैठे, अरे तुमने ये क्या कर दिया? मुझे अपनी फिल्म में साधना अपने फेमस हेयर स्टाइल के साथ ही चाहिए, तुम्हें वही स्टाइल अपनाना है। फिल्म में राजेंद्र कुमार इनके साथ नजर आए। मेरे महबूब फिल्म साल 1962 में रिलीज हुई थी और ये साधना की पहली कलर फिल्म थी। और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही, साथ ही सन 1962 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। न जाने कितनी बार वो मेरे बराबर से गुजरे, मैंने तो हर बार बोलना भी चाहा, लेकिन मारी शर्म के बोलना था। फिल्म के गानों ने भी खूब धूम मचाई। आज भी इस फिल्म के गाने बहुत पसंद किए जाते हैं। और इसी फिल्म के साथ ही साधना अब वैजंती माला के साथ हाईएस्ट पेड यानी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। इस फिल्म ने ऐसी धूम मचाई कि हर तरफ लोग अब साधना की कॉपी करने लग गए। लड़कियां खुलकर हंसने के बजाय साधना की तरह हल्के से मुस्कुराने लगी। आंखों में तिरछा काजल हो या कानों में बड़े झुमके, बस अब तो जो भी करना है साधना जैसा ही करना है। लोगों में होड़ मच चुकी थी। एक बार साधना शॉपिंग करने गई और वहां ये वाकया हुआ। पब्लिक प्लेस में वो ऐसे तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए बुर्का पहनकर चली गई ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। तभी उनके कानों में आवाज आई। एक लड़का कह रहा था, अरे ये तो साधना है। पहले तो मुझे आवाज से ही लग गया था और फिर जब मैंने पाँव देखे तो यकीन हो गया ये साधना ही है, क्योंकि साधना के पाँव की एक अंगुली दूसरी अंगुली पर चढ़ी हुई है। और ऐसा मैंने फिल्म मेरे महबूब में देखा था और ये फिल्म मैं 21 बार देख चुका हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि बुर्के में साधना ही है। वो लड़का अपनी बात का यकीन औरों को दिलाता उससे पहले ही साधना अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर निकल गई और हड़बड़ाहट में जब अपना बुर्का हटाया और सहेली को बताने लगी तो कई दीवानों को साधना के दीदार हो गए। गाड़ी चली गई और जो लोग उन्हें नहीं देख पाए वो सोचते ही रह गए, साधना हमारे इतने पास थी और हम उन्हें देख नहीं पाए। ऐसी दीवानगी थी उनके फैंस की साधना के लिए। और साधना की इसी दीवानगी के कारण एक फिल्म बन पड़ी। निर्देशक राज खोसला कहते थे कि साधना की सुंदरता में एक अनजाना सा रहस्य है और इसी अनजाने रहस्य को दिखाने के लिए एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म उन्होंने बना दी। साल 1964 सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म आई वो कौन थी। इस फिल्म में मनोज कुमार साधना के साथ थे। डबल रोल में साधना ने सफेद साड़ी पहनी और ऐसी एक्टिंग की कि लोग उनकी अभिनय की ताकत के आगे नतमस्तक हो गए। और इस फिल्म के लिए साधना को मिला फिर फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन। और इस फिल्म के गाने भी एवरग्रीन हिट गाने साबित हुए। नैना बरसे और लग जा गले, ये ऐसे गीत हैं जो आज भी यादगार हैं। इसी साल सन 1964 में ही साधना की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई। उसका नाम था राजकुमार। इसमें शम्मी कपूर के साथ ये नजर आई। भाई, प्रेम संदेशा भेजना राजकुमार को। प्रेम संदेशा? मैं और उस बंदर को भेजूंगी। साधना ने फिर गुरुदत्त के साथ पिकनिक नाम से एक फिल्म साइन की थी और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, पर गुरुदत्त के अचानक इस दुनिया को छोड़ जाने के कारण ये फिल्म पूरी ना हो सकी। पर इसका एक गीत पूरा हो चुका था जो बाद में रिलीज किया गया। गीत के बोल थे, कितना रंगीन है। आपकी रेशम जुल्फों की महक ठाफे है। इसी साल साधना की फिल्म दूल्हा दुल्हन भी रिलीज हुई थी, जिसमें इनके साथ थे शम्मी कपूर के भाई यानी शोमैन राज कपूर। इस फिल्म की शूटिंग के समय एक ऐसा किस्सा हुआ जिसकी वजह से साधना अपने परिवार से दूर हो गई थी। हुआ यूं था कि साधना के चाचा
हरीश शिवदासानी की बेटी थी बबीता, और वो भी फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन फिल्मों में आने से पहले ही वो रणधीर कपूर के करीब आ चुकी थी। दोनों के प्यार के किस्से फिल्मी गलियारों में गूंजने लगे थे और सभी जानते थे कि बबीता साधना की बहन है। जब साधना फिल्म दूल्हा दुल्हन की शूटिंग कर रही थी, तब राज कपूर ने एक दिन साधना को सेट पर लंच के लिए बुलाया, लेकिन साधना तो हमेशा से डाउन टू अर्थ रही थी। वो लंच पर भी यूनिट के लोगों के साथ ही खाना खाती थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कोई स्टार उनके साथ है या फिर स्पॉट बॉय। अब जब राज कपूर ने बुलाया तो वो अपनी प्लेट लेकर राज कपूर के पास पहुंच गई। राज कपूर ने कहा, मुझे तुमसे बबीता और रणधीर के बारे में बात करनी है। मैं जानता हूं दोनों में अच्छी दोस्ती है, पार्टियों में भी साथ आते जाते हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि बबीता को कॉलेज जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मॉडलिंग और फिल्मों में ही काम करना चाहती है। इस पर साधना ने राज कपूर से कहा, क्या फिल्मों में काम करना गलत है? राज कपूर ने कहा, गलत तो नहीं, लेकिन दो सपने एक साथ देखना मेरी नजरों में बिल्कुल ठीक नहीं है। तब साधना समझ गई कि दूसरा सपना बबीता का कपूर खानदान की बहू बनना है, और ये बात राज कपूर को पसंद नहीं आ रही। तब राज कपूर बोल पड़े, जो भी लड़की कपूर खानदान की बहू बनती है वो फिल्मों का रुख नहीं कर सकती। इस पर साधना बोली, क्यों? फिल्मों में काम करने वाली लड़कियां आवारा होती हैं क्या? और फिल्मों में काम नहीं करने वाली सारी शरीफ? इस पर राज कपूर भड़क गए और बोल पड़े, तुम क्या बबीता को समझाओगी? तुम तो उसकी ही पक्ष ले रही हो। ऐसा कहकर राज कपूर वहां से चल दिए, और वहां शूटिंग यूनिट के कुछ लोगों ने भी इन बातों को सुन लिया और बातों का अलग अलग मतलब निकालकर कानाफूसी करने लगे। और जब ये बात उड़ते उड़ते बबीता तक पहुंची, तब बबीता को बहुत बुरा लगा। बबीता मन में सोच रही थी कि राज कपूर ने साधना से बात की, लेकिन साधना ने मुझे क्यों नहीं बताया। वहीं बबीता को अब यह भी लगने लगा था कि साधना ने राज कपूर को ऐसा क्या कह दिया कि अब राज कपूर मुझसे खिंचे खिंचे से नजर आते हैं। एक दिन पार्टी के दौरान दोनों बहनों की मुलाकात हुई। साधना ने बात करने की शुरुआत की। साधना ने कहा, राज कपूर तुम्हारे और रणधीर कपूर के रिश्ते से खुश नहीं है। वो चाहते हैं या तो तुम फिल्मों में काम करो या फिर शादी कर लो। दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती ना बहन। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। लेकिन बबीता के मन में तो साधना के लिए बहुत बड़ी गलत फहमी घर कर चुकी थी। बबीता चिल्लाकर बोल उठी, हाँ तुम बहुत बड़ी हो, लाखों रुपए कमाती हो, बड़ी स्टार हो ना, सब तुम्हारी ही बात सुनेंगे और मानेंगे भी। तब साधना ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मेरी छोटी बहन हो, मेरी औलाद की जैसी। बबीता ने फिर से तपाक से कहा, देखो ऐसा मेरा भला तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है जिससे मेरी खुशियां ही खत्म हो जाए। मेरे प्यार के बीच में मत आओ। गलत फहमी की शिकार बबीता साधना की बातों को नहीं समझ पाई। साधना सिर्फ यही चाहती थी कि बबीता का दिल ना टूटे, क्योंकि वो जानती थी कि राज कपूर बबीता और रणधीर के रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। बबीता को अपना एक सपना छोड़ना ही होगा। साधना ने अपने एक इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था। वो बोली थी कि मैंने एक बार बस उसे समझाने की कोशिश की थी कि सोच समझकर आगे बढ़, राज कपूर नहीं मानेंगे, लेकिन वो नाराज होकर बैठ गई। उसे लगा कि मैं राज कपूर की गलत बात का पक्ष ले रही हूँ, उसके मन की बात नहीं समझ रही हूँ। उसे लगता था कि मैंने भी तो प्यार किया है और फिल्में भी कर रही हूँ, फिर भी उसके दिल की बात नहीं समझ पा रही, जबकि मैं तो एक बड़ी बहन की तरह उसकी मुश्किलें कम करने की सोच रही थी। बबीता इस बात से नाराज थी कि साधना राज कपूर का पक्ष ले रही है। वहीं राज कपूर साधना से भी इस बात से खफा हो गए कि इतना कहने पर भी साधना अपनी बहन को समझाने की बजाय बढ़ावा दे रही है। और फिर इस बात का असर फिल्मों पर भी पड़ा। साधना और राज कपूर की एक फिल्म अराउंड द वर्ल्ड स्टार्ट होने वाली थी। फिल्म की शूटिंग विदेश में होनी थी, लेकिन इस फिल्म में साधना नहीं काम कर पाई। वहीं राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में भी सिमी ग्रेवाल का रोल पहले साधना ही करने वाली थी, पर बात इन गलत फहमियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाई। बबीता ने तो साधना से नाराजगी ताउम्र रखी थी, पर यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि बबीता को रणधीर कपूर से शादी करने के लिए अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ा था, जिसका अफसोस शायद उन्हें
आज भी होगा। और अब साल 1964 की बात करते हैं। फिल्म रिलीज हुई वो कौन थी। फिल्म सुपर हिट साबित हुई। अब साधना को लोग कहने लगे मिस्ट्री गर्ल। साधना ने हंसते हंसते इंटरव्यू में एक कमाल का किस्सा इस फिल्म से जुड़ा भी बताया था। वो कहती हैं कि फिल्म का गीत नैना बरसे रिमझिम रिमझिम ये शिमला में शूट होना था। यूनिट की पूरी टीम के साथ हम हिल स्टेशन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उस वक्त पता चला कि लता जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो अभी गीत रिकॉर्ड नहीं कर सकती। लेकिन जाने की तैयारियां तो हो ही चुकी थी, पर गाना रिकॉर्ड होने की कंडीशन में नहीं था, इसीलिए आउटडोर शूटिंग कैंसिल करनी पड़ रही थी। तभी बीच में संगीतकार मदन मोहन ने कह दिया, आप ऐसा ना करें, लता जी से हम गाना बाद में रिकॉर्ड करवा लेंगे। एक बार तो आप मेरी ही आवाज में ये गाना रिकॉर्ड करके शूटिंग पर ले जाइए और शूटिंग कर लें, उसके बाद हम लता जी की आवाज में इस गाने को डब कर लेंगे। और जब ये गाना शिमला में शूट हो रहा था तब वहाँ बहुत से लोगों के साथ एक नन्हा सा सरदार भी शूटिंग देख रहा था। साधना गाने की लिपसिंग कर रही थी और गाना मदन मोहन की आवाज में चल रहा था। ये सब देखकर तपाक से वो बच्चा बोल उठा, ये आप कौन सी फिल्म बना रहे हैं? ये हीरोइन आदमी की आवाज में क्यों गा रही है? छोटे से बच्चे की आवाज सुनकर शूटिंग यूनिट के सभी लोग और वहां खड़े शूटिंग देखने वाले लोग जोर जोर से हंस पड़े। वहीं सन 1965 में यश चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म भी रिलीज हुई। फिल्म का नाम वक्त। ये उस साल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। साधना ने इस फिल्म में अपने अभिनय से कमाल कर दिया, साथ ही एक नया फैशन भी दुनिया को दे दिया। उन्होंने चूड़ीदार पायजामे के साथ कट स्लीव कुर्ता पहना, जो एक स्टाइल बन गया। साधना ने चूड़ीदार पायजामा और कट स्लीव कुर्ता पहनने के लिए फिल्म डायरेक्टर को कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ड्रेस हमारे हिसाब से होगी। लेकिन साधना को तो पता था जो वो कह रही हैं वो हिट हो जाएगा। उन्होंने अपने फैशन डिजाइनर के साथ ड्रेस तैयार करके पहनकर सीधा निर्देशक को दिखाया। चूड़ीदार पायजामे के साथ कट स्लीव कुर्ता पहने साधना को देखा तो डायरेक्टर देखता ही रह गया। ड्रेस अब पास हो गई। साधना इस ड्रेस में बड़ी सुंदर लग रही थी। फिर उसके बाद पूरी दुनिया को ये ड्रेस इतनी पसंद आई कि उस वक्त का फैशन बन गई। साधना के बाद और भी बहुत सी फिल्मों में दूसरी अभिनेत्रियों ने इस फैशन को अपनाया। और फिर इसी साल साधना की एक और फिल्म आई। ये भी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। राजेंद्र कुमार के साथ आरज़ू फिल्म में साधना ने बहुत ही भावनात्मक किरदार निभाया। साथ ही ये उस साल की बड़ी कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। फिल्म के गीत भी सुपर डुपर हिट हुए। इन गीतों ने साधना की दीवानगी को और बढ़ा दिया। अजी रूठ कर अब, ए फूलों की रानी, बहारों की मलका, बेदर्दी बालमा। फिर आया साल सन 1966। इस साल में साधना को वो खुशी मिली जिसका इंतजार वो कई सालों से कर रही थी। जब पहली फिल्म लव इन शिमला के दौरान उनकी मुलाकात आर के नैयर से हुई थी, तभी से इन दोनों में प्यार हो गया था। साधना भी अपना दिल निर्देशक आर के नैयर को दे चुकी थी, लेकिन उस वक्त साधना की उम्र बहुत छोटी थी और साधना के माता पिता चाहते थे कि साधना का पति हो तो राजेंद्र कुमार जैसा एक हैंडसम होना चाहिए। लेकिन आर के नैयर और साधना के दिलों की चाहत के आगे किसी का कोई जोर नहीं चला। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार डैडी ने मुझे दे रखा है। और फिर धूमधाम से शहनाई बजी। साधना और आर के नैयर शादी के बंधन में बंध गए। इसी साल सन 1966 में साधना की दूसरी सस्पेंस मूवी भी रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन भी राज खोसला ने ही किया था। फिल्म का नाम था मेरा साया। जहां फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़े, वहीं इस फिल्म के गीतों ने भी तहलका मचा दिया।
मेरा साया साथ होगा। और दूसरा गीत रहा झुमका गिरा रे। और यहाँ ये भी गौरतलब है कि साधना के इस गाने की डांस कोरियोग्राफी की थी सरोज खान ने, और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई थी। और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इस गाने में साधना के डांस और अदाओं को लोगों ने इतना पसंद किया कि वो दीवाने हो गए। जब फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो लोगों ने इस गाने को देखकर ही पर्दे पर सिक्कों की बौछार कर दी। सिक्के पर्दे पर उछलने लगे और ये सिलसिला तब तक चला जब तक ये फिल्म सिनेमाघरों में चलती रही। ऐसी दीवानगी थी लोगों में साधना के लिए। साधना के दीवाने कहते थे कि यही वो फिल्म थी जिसके बाद साधना को नजर लग गई थी। इसी साल साधना को अब अपनी एक बीमारी का पता चला। ये थी थायराइड की बीमारी, और साधना के स्वास्थ्य में इस बीमारी के कारण काफ़ी गिरावट आने लगी। साधना को इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। अपने करियर के पीक पॉइंट पर किसी अभिनेत्री को इस तरह जाना बड़ा ही दुखदाई होता है। साधना के साथ भी ऐसा हुआ। इनके हाथों से कई फिल्में छूट गईं। देवानंद के साथ साजन की गलियां नाम से फिल्म आती, मनोज कुमार के साथ दामन, जॉय मुखर्जी के साथ साहिरा और किशोर कुमार के साथ लव स्पॉट, ये फिल्में नहीं आ पाई। वहीं जितेंद्र के साथ भी इनकी एक फिल्म आती जिसका नाम महफिल था। हालांकि इससे पहले बबीता के साथ ये फर्ज में काम कर चुके थे, लेकिन बबीता ने जितेंद्र को कहा कि साधना बीमार हैं और वो कभी भी इलाज के लिए विदेश जा सकती हैं। जितेंद्र ने तब सोचा शायद ये फिल्म बीच में न रुक जाए। इसी कारण उन्होंने प्रोड्यूसर को साइनिंग अमाउंट लौटा दिया और फिल्म से बाहर निकल गए। फिर आया साल सन 1967। साधना फिल्म में बनकर आई अनिता, और ये राज खोसला की एक और सस्पेंस फिल्म थी। और तीसरी बार मिस्ट्री गर्ल की इमेज में साधना को देखा लोगों ने। मैं इस दुनिया की हूँ न उस दुनिया की, मैं जिंदा हूँ न मुर्दा। यही भेद तो मैं जानना चाहता हूँ। और इस फिल्म के बाद स्त्री और सच्चाई फिल्म रिलीज हुई, और अब साधना की वापसी हुई। अमेरिका से इलाज करवा कर लौटी और एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री हुई। साल 1969, फिल्म का नाम इंतकाम। और इसी साल एक और फिल्म आई, एक फूल और दो माली। ये दोनों ही सुपरहिट फिल्में थीं। इन फिल्मों के साथ ही संजय खान भी अब साधना के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आए। इंतकाम, इस फिल्म के सेट पर साधना और संजय खान की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। संजय खान मजाकिया अंदाज में बार बार साधना को छेड़ा करते थे और ये बात साधना को पसंद नहीं आती थी। लेकिन यहाँ गलती संजय खान की भी नहीं थी, क्योंकि फिल्म का निर्देशन कर रहे थे R.K. नैयर, यानी साधना के पति। और उन्होंने संजय खान से कहा, आप साधना को सीनियर एक्ट्रेस समझकर अगर एक्टिंग करेंगे तो रोमांटिक सीन में भी कोई फील नहीं आएगा। आप उनसे थोड़ी थोड़ी बातचीत करके खुल जाइए। इसी कारण संजय खान ज्यादा ही मजाक करने लगे, लेकिन साधना को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन साधना कुछ खा रही थी, तभी संजय खान ने उन्हें देखकर कहा, अरे देखो, हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती है साधना। इस बात पर साधना को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कह दिया, मेरे खाने का पेमेंट क्या आप करते हैं? आपको क्या तकलीफ हो रही है? ऐसा गुस्सा आया साधना को। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। और यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि साधना ने जो भी किया वो एक फैशन बन गया था। साधना अपनी थायराइड बीमारी के लक्षण छुपाने के लिए गले में हमेशा एक दुपट्टा फोल्ड करके लगा लेती थी, पर उनका ये स्टाइल देखकर लोग कहते थे, वाह, साधना ने क्या स्टाइल बनाया है। और उसके बाद फिर गले में दुपट्टा फोल्ड करना भी एक फैशन बन गया। सन 1970 में फिर इश्क पर जोर नहीं, ये भी फिल्म साधना की रिलीज हुई। साल 1971, सिल्वर स्क्रीन पर राजेंद्र कुमार और साधना एक बार फिर साथ नजर आए। फिल्म का नाम आप आए बहार आई। आप आए बहार आई फिल्म के सभी गाने सुपर हिट रहे थे। नीना, दरवाजा खोलो। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। देखो नीना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मुझे मनाना आता है। उन दिनों एक फिल्म पत्रिका आती थी माधुरी। उसने जब जनता की राय मांगी कि हमें माधुरी नवरत्न चुनना है तो आप बताएं किसे चुना जाए। लोगों ने चिट्ठियां भेजी और ज्यादा नाम आए
साधना के और राजेश खन्ना के। तब माधुरी नवरत्न चुने गए साधना और राजेश खन्ना। जब ऑल इंडिया पिक्चर्स के पीएन अरोड़ा जी को ये बात पता चली कि राजेश खन्ना और साधना को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तब उनका इस बात पर ध्यान गया कि सुपरस्टार राजेश खन्ना और खूबसूरत साधना अभी तक एक भी फिल्म में साथ नजर नहीं आए हैं। उन्होंने इन दोनों की जोड़ी को लेकर एक फिल्म बना दी। फिल्म का नाम था दिल, दौलत और दुनिया। ये साल 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ रुपए उस वक्त कमाए थे और ये बड़ी रकम थी। और साल 2012 में इंटरनेट पर लोगों ने टॉप 10 फिल्मों में जिन फिल्मों को ढूंढा, उनमें से एक फिल्म थी दिल, दौलत, दुनिया। अब साधना ने फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी शुरू कर दिया। अपने पति R.K. नैयर के साथ एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली और साल 1974 में एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। फिल्म का नाम था गीता मेरा नाम। ए लड़की, लड़की नहीं, गीता मेरा नाम है। इसी फिल्म से साधना डायरेक्टर बन गई और इस फिल्म में इन्होंने अभिनय भी किया। ये फिल्म भी बहुत अच्छी चली। अरे मैं तो उसकी बत्ती से हाथ में दे देती, बड़ा या मोटर वाला। कहता था जवानी में पैदल क्यों चलती है, मेरी मोटर में बैठो। लेकिन अब दूसरी ओर थायराइड हाइपर थायराइड बन चुका था। थायराइड की बीमारी बढ़ने के कारण इन्हें आंखों की बीमारी हो गई, जिसे ग्रास डिजीज कहते हैं। तब ऐसे में आंखें बड़ी होती चली जाती हैं और बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाती हैं। आंखों पर ज़्यादा असर दिखने लगा। धीरे धीरे साधना ने फिर फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। साधना कभी नहीं चाहती थी कि वो कैरेक्टर यानी चरित्र रोल करे या फिर साइड एक्ट्रेस बनकर सिनेमा में आए। साल 1974 अब साधना ने फिल्में साइन करना बंद कर दिया। हालांकि साल 1974 के बाद भी इनकी कुछ फिल्में रिलीज हुई जो कि पहले शूट हो चुकी थी या वो पहले साइन की जा चुकी थी या फिर कोई अधूरी रही फिल्म थी। जैसे फिल्म छोटे सरकार देश के थोड़े ही हिस्सों में रिलीज हो पाई। वजह थी फिल्म का बहुत लेट रिलीज होना। इसके पीछे कारण ये था कि पहले ये फिल्म सुनील दत्त कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। तब इस फिल्म में शम्मी कपूर की एंट्री हुई और फिल्म रिलीज होने में वक्त लग गया था। और गौरतलब ये भी था, शम्मी कपूर अब चरित्र भूमिकाएं निभाने लगे थे और पिता की भूमिकाओं में भी आते थे। ऐसे में हीरो बनकर आना लोगों को पसंद नहीं आया। फिल्म कब आई और कब गई पता भी नहीं चला। है ना कहो बाबूजी, शायद आपने कभी औरत देखी ही नहीं। बहुत देखी हैं। तो फिर सिर्फ बुरी औरतें देखी होंगी। जैसे फिल्म वंदना, जो अपने समय से काफी पीछे की फिल्म थी, इसीलिए इस फिल्म को पूरे भारत में रिलीज ना करके कुछ ही इलाकों में इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया था। इसी तरह साल 1977 में भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, अमानत। ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। मनोज कुमार और साधना इसमें लीड में थे, लेकिन इसके गाने तो सन 1971 में ही रिलीज हो चुके थे और लोगों को बहुत पसंद भी आए थे। लेकिन फिल्म पूरे 6 साल बाद सन 1977 में रिलीज हुई तो लोग अब गानों को भी भूल चुके थे और फिल्म इसी कारण चली भी नहीं। और इसी तरह हिंदी फिल्म महफिल रिलीज हुई, ये भी फ्लॉप साबित हुई। साधना का हमेशा से यही चाहना था कि उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें एक खूबसूरत अभिनेत्री साधना के रूप में ही याद रखें, उनका ये चेहरा ना देखें। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद अब साधना अपने पति के साथ चैन से रहने लगी और उस खुशी का इंतजार करने लगी जिसका हर औरत को होता है। उनका ये सपना सच भी हुआ था। साल था 1983, लेकिन जिस खुशी का वो 9 महीने से इंतजार कर रही थी, वो 2 पल भी उनके साथ नहीं रह सकी। साधना के बच्चे ने जन्म तो लिया, पर वो मरा हुआ पैदा हुआ। इसी के साथ डॉक्टर्स ने कह दिया कि थायराइड की दवाइयों के चलते अब आप वापस मां नहीं बन सकती। साधना और उनके पति के लिए ये बात बहुत दुख की थी। नैयर साहब तो सदमे को सहन ही नहीं कर पाए और साधना भी अब काफ़ी दुखी रहने लगी। और साधना को इस दुख से उबारने के लिए R.K. नैयर साहब ने दुनिया घूमने का प्लान किया।
दोनों ने बहुत एंजॉयमेंट किया और जगह जगह घूम कर आए। पर दादा मरूम कहते थे कि अच्छा खाना सिर्फ औरतें पका सकती है। आर के नैयर साहब को खाना खाने का बड़ा शौक था। देखो, आज किसी चीज को हाथ ना लगाना, खाना मैं पकाऊंगी। जी बीबी जी। इसीलिए साधना ने यूरोपियन और चाइनीज खाना बनाना सीखा और एक से एक डिश बनाकर पेश किया करती थी। यहाँ तक कि 20 तरह की दालें भी बनाना सीखा साधना ने। साधना नैयर साहब को बहुत प्यार करती थी और नैयर साहब इन खानों को खाकर बहुत तारीफ किया करते थे साधना की। साधना भी हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि उनकी ज़िंदगी में आर के नैयर हैं। लेकिन अब नैयर साहब की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। अस्थमा की उन्हें बीमारी थी, लेकिन जब ज़्यादा तकलीफ बढ़ने लगी तो तबीयत बहुत नासाज हो गई। वो साधना की बड़ी फिक्र किया करते थे और कहते थे, तुमने मेरे अलावा कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तब तुम अकेली कैसे रहोगी। तब साधना बोलती थी, मैं आपसे पहले चली जाऊंगी और ना भी गई तो आपके साथ ही चलूंगी। इस घर से एक नहीं 2 अर्थियां निकलेगी। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। नैयर साहब को अस्थमा का अटैक आ गया। हॉस्पिटल लेकर गए और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। साधना की जिंदगी का सबसे गहरा सदमा था। वो अंदर तक टूट गई, बहुत परेशान रहने लगी और अब उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बंद कर दी। भारी मन से उन्होंने अपने स्टाफ को विदा किया, कार्टर रोड का फ्लैट भी बेच दिया और अब साधना संगीता बंगलों में किराए से रहने लगी। साधना को अपने पति को खोने का बहुत सदमा था, लेकिन वक्त घावों को कम कर देता है। धीरे धीरे लाइफ में सेट होने लगी साधना। उन्हें पता था जो जीवन भगवान ने दिया है वो तो उन्हें जीना ही पड़ेगा, बातों का क्या है। और अब साल आया सन 1994। साधना की आखिरी फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था उल्फत की नई मंजिलें। ये फिल्म साल 1970 में साधना ने साइन की थी, लेकिन ये फिल्म बंद हो गई थी। और फिर 20 साल बाद यानी साल 1990 में राजकुमार का साधना के पास फोन आया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ राजा। कहिए राजा साहब, हमारी याद कैसे आ गई आपको? साधना जी, हमें हमारी फिल्म पूरी करनी है। वहीदा जी ने डेट दे दी है, आप भी अपनी डेट बताएं। साधना राजकुमार का फोन सुनकर हैरान हो गई। जैसे तैसे साधना ने अपने मन को मनाया और फिल्म की शूटिंग की। 20 दिन कश्मीर में वहीदा रहमान और साधना ने शूटिंग की थी, पर बात कुछ बन नहीं पाई और वो दोनों मुंबई वापस लौट आईं। तब राजकुमार ने कहा, फिल्म तो हम करेंगे, वो नहीं आएंगी तो उनके डुप्लीकेट के साथ ही, लेकिन फिल्म जरूर होगी। फिल्म के इतने सालों का गैप लोगों को बहुत बड़ा नजर आया। एक ही गाने में राजकुमार कहीं जवान नजर आते तो कहीं बूढ़े दिखाई देते थे। फिल्म में किसी जगह साधना तो कहीं साधना की डुप्लीकेट नजर आई। साल 1994 में ये फिल्म 2 प्रिंट के साथ देश में कहीं कहीं रिलीज की गई, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चल पाई। साधना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो बाकी जिंदगी शांति से गुजारना चाहती थी। हमेशा मीडिया और पार्टियों से दूर रहा करती थी। फोटो खिंचवाने का उन्हें कोई शौक नहीं था, ना ही किसी कार्यक्रम में शिरकत किया करती थी। एक बार साधना लेह लद्दाख गई हुई थी। उनको वहां पर एक अलग सी शांति मिलती थी। वो मॉर्निंग में अपने फर वाली जैकेट पहनकर सड़कों पर घूमने निकल जाती थी। जब एक दिन साधना वहां टहल रही थी, तभी फौजियों की एक गाड़ी आकर रुकी। उनमें से 3-4 जवान उतरे। साधना कुछ कह पाती उससे पहले ही जवान बोले, हमने आपको पहचान लिया है, आप साधना ही हैं। आप शाम को हमारे सैनिकों के इवेंट में आइए, हमें आपका इंतजार रहेगा। साधना को अपने देश और देश के रक्षकों से काफी स्नेह था। इस बात का उदाहरण तो सन 1965 की इस बात से लिया जा सकता है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तब साधना ने भारतीय सेना के लिए धन जुटाने के लिए एक मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
और अपने शादी के जेवर और पैसे भी साधना ने इस धन कोष में जमा करवा दिए थे। खैर, उस वक्त लेह लद्दाख में साधना शाम को फौजी भाइयों के पास पहुंची और वहां उनकी बहुत रेस्पेक्ट हुई। साधना के वजन के बराबर उन्हें गुलदस्ता भेंट किया गया। खाने के बाद जब कुछ लोगों ने साधना के साथ एक फ़ोटो खिंचवाने की बात कही तो साधना ने बड़ी सादगी से साफ मना कर दिया कि मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊंगी। आकाशवाणी पर एक कार्यक्रम भी आता है, जयमाला, जो कि सैनिकों के लिए ख़ास प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में कुछ हीरो हीरोइन अपने फौजी भाइयों के लिए कुछ गीत अपनी बातों के साथ सुनवाते हैं। इस कार्यक्रम जयमाला में भी साधना ने शिरकत की थी और फौजी भाइयों को गीत सुनवाए थे। साधना को कई फैंस लेटर लिखा करते थे और साधना भी उन ख़तों का जवाब दिया करती थी। एक बार ईरानी मैटनी आइडल फरदीन जब भारत आए तो स्टाइलिश साधना को मिलने उनके घर पहुंचे। उनका मन था कि वह साधना को लेकर ईरानी फिल्म बनाएं, लेकिन ये फिल्म नहीं बन पाई थी। साधना को मुंबई शहर बहुत पसंद था। उन्होंने अपने बचपन से लेकर अंत तक का समय यही निकाला था। वो कहती थी, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां 60 के दशक में भी मैं बेझिझक कोक के साथ विस्की ऑर्डर कर सकती थी। साधना अक्सर अपने साथ एक स्टाफ को रखा करती थी। उनकी सेक्रेटरी थी फ्लोरा और साथ ही फ्लोरा का पति। फ्लोरा के जब बेटी हुई थी तो उसका नाम रखा गया रिया। रिया को साधना ने गोद ले लिया था। हालांकि कानूनी रूप से तो नहीं, पर साधना को वो नानी कहती थी। साधना ने भी उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी। साधना पेट लवर भी थी। वो अपने साथ हमेशा एक डॉगी और एक तोता रखती थी। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बड़ी खुश थी। नंदा, हेलेन, आशा पारेख, वहीदा रहमान, ये सब उनकी दोस्त थी। साधना इनके साथ अक्सर मिला जुला करती थी और साथ में लंच हुआ करता था। साधना अब इस उम्र के पड़ाव में मीडिया के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में साधना ने कभी सोचा भी नहीं था। साधना जिस बंगले के ग्राउंड फ्लोर पर रहा करती थी वो बंगला था आशा भोसले के पहले पति गणपत राव का। पर गणपत राव के निधन के बाद उसका मालिकाना हक अब आशा भोसले के पास आ गया था। इसी बंगले में फर्स्ट फ्लोर पर एक और परिवार किराए पर रहता था। उन्हें ये आपत्ति थी कि साधना गार्डन को अकेले ही यूज करती हैं, बल्कि गार्डन तो कॉमन होता है, सबका होता है। तब साधना ने उन सभी को बड़े प्यार से अपना एग्रीमेंट दिखाया था। उसमें साफ लिखा था कि इस फ्लोर के साथ ये गार्डन भी साधना के हक में रहेगा, क्योंकि साधना एक जानी मानी अभिनेत्री हैं और उनकी सुरक्षा के लिहाज से ये गार्डन उनके हक में रहेगा। लेकिन साल 2012 में आशा भोसले की तरफ से साधना पर इस गार्डन को लेकर केस कर दिया गया कि वो गार्डन इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। खैर, आशा भोसले भी ऐसे किसी विवाद का हिस्सा नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये बंगला एक बिल्डर को बेच दिया। फिर बिल्डर यूसुफ लकड़ावालाज ने साधना को परेशान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनको धमकियां भी मिलने लगी। देखिए, मकान तो मैं छुड़ा नहीं सकती, फिर भी दया करके आप हमें कुछ मोहलत दें। साधना इस बात से बहुत परेशान हो गई। कहाँ तो वो जीवन में अब शांति चाहती थी, लेकिन अब जिंदगी अशांत हो गई। इसके चलते पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। तब बिल्डर यूसुफ लकड़ावालाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण उसे वापस छोड़ दिया गया। साधना, जो फिल्मों से दूर जाने के बाद मीडिया से दूर रहना चाहती थी, उन्हें इस परेशानी की वजह से पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और मीडिया में खबरें बनती चली गईं। ये सारा काम अब साधना को शारीरिक थकान और मानसिक परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं दे रहा था और आखिरकार मीडिया के सामने साधना आई और अपनी सारी परेशानियां बयान कर दी। और ऐसे में फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान आगे आए और उन्होंने साधना की मदद की थी। साधना गरीबों और बीमारों के लिए बहुत सोचती थी। हालांकि वो किसी भी फंक्शन में हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन एक बार जब कैंसर पेशेंट्स के लिए रैंप वॉक करने की बात आई तब इन्होंने हाँ कर दी
और साल 2014 में कैंसर पीड़ितों के लिए रणबीर कपूर के साथ रैंप वॉक करती नजर आई साधना। साधना इतनी सफल अभिनेत्री थी, लेकिन फिर भी ये बात बड़ी अजीब लगती है कि उन्हें एक भी फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। साल 1965 में वो कौन थी और 1966 में वक्त फिल्म के लिए इनका नॉमिनेशन तो हुआ, लेकिन इतने बेहतरीन करियर के बाद भी एक भी फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें नहीं दिया गया। पर साल 2002 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जरूर सम्मानित किया गया था। और इस बात पर कई लोगों ने कई सवाल भी उठाए थे कि क्या फिल्म फेयर अवार्ड अच्छी अभिनेत्री की पहचान नहीं कर सकता। इतनी अभिनय की क्षमता रखने वाली खूबसूरत अदाकारा को एक भी फिल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं मिला, अक्सर फैन पूछते रहे। खैर, इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला, पर उनके चाहने वाले लोग इतने थे कि किसी अवार्ड की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि साधना अपने आप में ही गोल्ड थी और इतना बड़ा अवार्ड वो खुद ही थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार रहते थे। साधना की खूबसूरती के कशीदे तो फिल्मी दुनिया के लोगों ने बहुत गढ़े थे। विश्वजीत कहते थे, साधना के चेहरे के क्लोजअप पर शहर भर की चर्चा का विषय होता है। सरोज खान कहती थी, क्या इंसान थी, बेहद खूबसूरत। पहली बार देवानंद ने देखा तो कहा था, आप बहुत ही खूबसूरत महिला हैं। वहीं मनोज कुमार भी इनकी खूबसूरती के बड़े कायल थे। निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने तो कहा था कि साधना फिल्म जगत की टॉप 10 हीरोइंस में से एक हैं। लेकिन जमी से जुड़ी साधना हमेशा यही कहती थी, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आकर्षक हूं। सुंदर तो मीना कुमारी और मधुबाला थी। ऐसी प्यारी थी साधना, बिल्कुल साधारण। साधना एक ऐसी अदाकारा भी रही जो किसी भी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनी। उनके लिए कभी यह नहीं कहा गया कि उनका अफेयर किसी हीरो से चल रहा है। 15 साल की उम्र से काम कर रही साधना दिन भर शूटिंग करती थी, शाम को घर आ जाती थी। 25 साल की उम्र में शादी कर ली और ताउम्र अपने शादी के बंधन को निभाया। साधना ऐसी फैशन आइकॉन भी बनी जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 तरह के फैशन इजाद कर दिए। बड़े झुमके, साधना का हेयर स्टाइल, चूड़ीदार कुर्ता, दुपट्टा गले में फोल्ड करना, तिरछा काजल, पाँव में जूतियां, ऐसे कई नए नए स्टाइल थे जो उस वक्त लड़कियों ने बहुत कॉपी किए और आज भी हो रहे हैं। लता मंगेशकर के 10 सबसे फेमस गानों की बात करें तो उनमें से 4 गीत तो साधना पर ही फिल्माए गए थे। लता जी कहती थीं, साधना का हिंदी उच्चारण अद्भुत है, वो बहुत ही खूबसूरत थी। साधना पर कुछ किताबें और जीवनियां भी लिखी गई, पर साधना की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के गाने ज़बां अय्यार मंतुर की इस टाइटल वाली बायोग्राफी पढ़ने योग्य है, जिसे लिखा था प्रबोध कुमार गोविल ने। साधना को समाज से भी बहुत सम्मान मिला। साधना के सिंधी समाज ने उन्हें सिंधी अप्सरा का खिताब दिया था। साधना बहुत ही शांत और एक मॉडर्न महिला थी। जीवन में उन्हें सिर्फ 2 ही बातों का अफसोस रहा। पहला, जब उन्होंने अपना बच्चा खोया, और दूसरा, नैयर साहब का इस दुनिया से चले जाना। खैर, बच्चे की बात जब आती तो साधना कहती थी, हाँ, पहले तो मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे बच्चा नहीं, पर अब जब मैं अपनी कई फ्रेंड्स को बच्चों के होते हुए भी अकेला देखती हूँ तो सोचती हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, और मुझे उसके बारे में अब इतना नहीं सोचना चाहिए। साधना की थायराइड और आंखों की बीमारी तो अक्सर उन्हें परेशान करती थी। एक दिन उनके मुंह में भी कुछ ऐसी तकलीफ हुई कि मुंह का ऑपरेशन करवाना पड़ा, और ये बात उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स आशा पारेख और वहीदा रहमान को भी नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई परेशान हो। यहाँ ये भी गौरतलब है कि मुंह में किसी प्रकार का कोई कैंसर नहीं था। साधना ऑपरेशन के बाद ठीक हो गई। साधना ऐसी भावनात्मक महिला थी कि वो किसी के फ्यूनरल में भी नहीं जाती थी। किसी की मौत पर जाने से वो डरा करती थी, लेकिन 2-3 दिन बाद वो उनके परिवार को सांत्वना देने मिलने ज़रूर जाती थी। पर मौत तो एक ऐसी सच्चाई है जो किसी से ना ही छुपी है और ना ही किसी से बेवफाई करती है। एक दिन साधना को बहुत तेज़ बुखार आ गया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया।
साधना की वो रात तो निकल गई और जब सुबह उठी तो 7 बजे उन्होंने चाय पी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वफादारी निभाने वाली मौत जो सबको डराती है, वो साधना से वफा निभा गई। 25 दिसंबर, क्रिसमस डे, साल 2015। खूबसूरत साधना इस दुनिया को छोड़कर अपनी रम्मी आर के नैयर के पास चली गई और पीछे छोड़ गई अपने अभिनय और खूबसूरती की मिसाल पेश करती फिल्में। साधना के इस दुनिया को छोड़ जाने की खबर ने मीडिया में तहलका मचा दिया। हर चैनल के, हर अखबार के फोटोग्राफर्स और रिपोर्टर्स इनके घर पहुंच गए। वहां पर कई फिल्मी हस्तियां पहले से ही मौजूद थीं और सभी कलाकारों ने तब मीडिया से कहा कि आप साधना के बारे में कुछ भी गलत मत छापिएगा। साधना को कैंसर नहीं था, जो कई लोग कहते हैं वो बात गलत है। और दूसरी बात, वो कभी भी अकेली नहीं रहती थी। उनकी सेक्रेटरी फ्लोरा का परिवार और साथ ही कोई ना कोई रिश्तेदार इनके पास जरूर रहा करता था। जो सच है वो ही सामने आना चाहिए, नहीं तो दुनिया तरह तरह की बातें बनाने में बड़ी चालाक होती है और ऐसी बातों से दुनिया छोड़ जाने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो हो, सच ही सबको पता हो। सुंदर साधना, अप्सरा साधना, लाखों दिलों की धड़कन साधना, चली गई हमसे बहुत दूर साधना। साधना सिर्फ एक नाम नहीं, एक दौर थी, एक अंदाज थी और एक ऐसी कहानी जो आज भी हर सिनेमा प्रेमी के दिल में जिंदा है। उनकी मुस्कान आज भी तस्वीरों में बसी है, उनकी हेयर स्टाइल आज भी लोग बनवाते हैं और उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि स्टारडम के पीछे भी एक इंसान ही होता है। इस बायोग्राफी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, इससे और लोगों तक पहुंचती है। साथ ही और लोगों तक आप इन्हें भेजिए, जैसे आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ इस लिंक को, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोगों तक हमारी ये मेहनत पहुँच पाएगी। तो बस ऐसे ही करते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और आपको किन की बायोग्राफी देखनी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा और हम उन पर मेहनत कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।